केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वैद्युत रसायन और ये क्लास 12th का टॉपिक है और ये बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली जो वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये वैद्युत रसायन है ये कौन सी केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ये भौतिक रसायन का पार्ट है। आई मीन ये फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है, क्योंकि अपन जानते हैं कि बेसिकली अपन 11th और 12th में 3 प्रकार की केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये जो पार्ट है वो किसका भाग है? वो फिजिकल केमिस्ट्री का भाग है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं कि वास्तव में जो विद्युत रसायन क्या है और इसमें अपन किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हुए अपन विद्युत रसायन की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक तो शब्द आप देख सकते हैं विद्युत, बोले तो इलेक्ट्रो, और दूसरा शब्द हमारा क्या है कि रसायन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि रसायन। तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन बन चुकी है कि भौतिक रसायन का वह भाग जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो, विद्युत रसायन कहलाता है। मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा थ्योरी के रूप में आपको बता देता हूं कि देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए, अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, विद्युत रसायन कहलाता है। यानी कि अंतर परिवर्तन का मतलब आप देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल सकती है या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है। अब आप पूछेंगे कि सर इस प्रकार का जो इंटर कन्वर्जेशन है, जो अंतर परिवर्तन है, वो कहाँ पे होता है। तो देखिए, आगे चल के हम बात करेंगे सेल के बारे में, और ये देखिए सेल के बारे में अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे सेल है ये बेसिकली 2 प्रकार के अपन पढ़ेंगे, यानी कि जो सेल के टाइप है वो अपन 2 प्रकार के पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरे प्रकार के सेलों के बारे में अपन देखेंगे, वो हमारे हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल। तो ये हमारे 2 प्रकार के मुख्यतः सेल होंगे। अब देखिए कि विद्युत रासायनिक सेलों में किस प्रकार की क्रिया हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही रोचक तथ्य है, दोनों सेलों में यहाँ पे हमें डिफरेंस समझ में आ जाता है कि वास्तव में कौन सा सेल में किस प्रकार की जो एक्टिविटी जनरेट होती है। तो देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि रासायनिक एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जबकि अपन विद्युत अपघटनी सेल में देखते हैं, इसमें इसका उल्टा प्रक्रम है। इसमें क्या हो रहा है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है
इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, यानी कि इसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब इस टॉपिक में अपन इन सेलों का अध्ययन करेंगे, तब देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक में बदलती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये हमें डेफिनेशन यहां से समझ में आ चुकी है। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मतलब विद्युत धारा तो बह रही है, मतलब विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है। और अपन जानते हैं कि विद्युत धारा यानी कि करंट फ्लो किस में होता है, तो वो चालकों में होता है और अर्ध चालकों में होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे विद्युत धारा को समझने के लिए हमें चालकों का पता होना चाहिए कि वास्तव में जो चालक क्या है, यानी कि जो बेसिकली कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, चालक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो धारा का परवाह करे, जो धारा बोली तो करंट, धारा का परवाह करे, धारा का परवाह नहीं करे, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जिनमें से होकर धारा प्रवाहित हो वो चालक कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर जो चालक है वो यहाँ पे बताइए कि कौन कौन से जो पदार्थ है वो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं या किनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे लोहा, मान लीजिए लोहे की वस्तु मान लिया अपन, और लोहे को अपन मानते हैं आयरन, या आप मान लीजिए निकिल, या आप मान सकते हैं NaCl का जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या आप क्या मान सकते हैं, मान लीजिए कोई कॉपर का वायर हो, या आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई चांदी का ये अर्जेंटम हो, और इसके बाद में आप देख सकते हैं कोई भी मान लीजिए एसिड हो H2SO4, इसका भी जो जलीय सॉल्यूशन हो एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, और इनके आधार पर ही हम चालकों को दो भागों में बांट सकते हैं। आपको पूछा जाए कि जो चालक है वो किन किन के माध्यम से धारा का प्रवाह करेंगे, तो हम बोलेंगे कि सर जो हमारे चालक है वो एक तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, किसके माध्यम से, कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ये धारा का प्रवाह करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के माध्यम से धारा का प्रवाह करते हैं। और ये अपन जो हमारे लोअर क्लासेज है वहां पे पढ़ते आ रहे हैं कि धारा का जो मुख्यतः प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है। लेकिन आज अपन एक नया पॉइंट सीखने वाले हैं कि आयनों के माध्यम से भी धारा का प्रवाह होता है। तो मैं लिख देता हूं कि आयनों के माध्यम से, आयनों के माध्यम से। और अपन जानते हैं कि जो हमारे आयन है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मैं लिख देता हूं, एक तो कौन से होते हैं, धनायन बोले तो कैटायन, और दूसरे जो हमारे आयन हो जाएंगे वो क्या होंगे, ऋणायन। कैटायन आप जानते हैं कि सोडियम प्लस हो गया, या मान लीजिए कैल्शियम प्लस हो गया, या मान लीजिए मैग्नीशियम +2 हो गया। और ऋणायन आप जानते हैं कि Cl- हो गया, SO4- इसको सल्फेट बोलते हैं, या आप मान सकते हैं कि Fa-1 हो गया। तो ये हमारे क्या है, धनायन और ऋणायन। अतः हमें पता चल चुका है कि चालकों में धारा का प्रवाह मुख्यतः, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारा कि चालकों में धारा का प्रवाह मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से भी होता है और यहाँ पे आयनों के माध्यम से भी होता है। अतः हम चालकों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुका है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो अपन बोल सकते हैं कि कंडक्टर
इज टू टाइप्स, यानी जो हमारे चालक है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि जो चालक हैं, चालक पदार्थ हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है उनको अपन बोलते हैं धात्विक चालक। क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। यानी कि यहां पे मैं लिख देता हूं धात्विक चालक, या इनका ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक चालक, क्योंकि अपन जानते हैं कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चालक। और जो दूसरा हमारा प्रकार वो क्या हो जाएगा? वो आयनों के माध्यम से, और आयन पाए जाता है विद्युत अपघट्यों में। विद्युत अपघट्य हम अभी आपको बता दें कि वास्तव में जो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। तो ये हमारे दो चालकों के प्रकार हो चुके हैं। तो पहले अपन जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे धात्विक चालकों के बारे में। तो पहले अपन हेडिंग लगाएंगे कि मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, धात्विक चालक। तो इसकी परिभाषा अपन क्या देंगे कि ऐसे चालक जो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से धारा का प्रवाह करे। आप देख सकते हैं किसके माध्यम से करेंगे? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। तो इसमें लिखेंगे कि ऐसे चालक पदार्थ, ऐसे चालक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से धारा का प्रवाह करे, धारा का प्रवाह करे, धात्विक चालक कहलाते हैं। तो आप याद रखिए कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है। आप बोलेंगे सर बताइए। हाँ देखिए बता रहे हैं। एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास निकिल है, या जो लोहा है आप बोलते हैं इसको आयरन, ये लोहे में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। या जितनी भी धातुएं आप ले सकते हैं कि मैं मान लो जिंक ले लीजिए आप, यहाँ पे आप कॉपर ले लीजिए, एजी ले लीजिए, आप एयू ले लीजिए। ये क्या है? ये सभी धातु हैं। लेकिन एक अपवाद स्वरूप ए धातु होती है जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है। और वो अपन 10th स्टैंडर्ड से भी पढ़ते आ रहे हैं। नोट में आप लिख सकते हैं कि सर अपने जो कार्बन के अपर रूप पढ़े थे वो अपने दो प्रकार के पढ़े थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में अपन देखा था कि हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेफाइट है वो क्या है? वो अधातु है। वो क्या है? अधातु है। और जो ये ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का अपर रूप है। मैं लिखता हूं कि कार्बन का अपर रूप बोले तो दूसरा रूप। और अपर रूप का मतलब क्या होता है? जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो जबकि रासायनिक गुण क्या हो? समान हो, अपर रूप कहलाते हैं। तो ये जो ग्रेफाइट है इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया है जिसके माध्यम से ये धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये मैंने अपवाद स्वरूप लिख दिया कि अ धातु होती है लेकिन ये भी धारा का प्रवाह करती है। इसमें देखिए इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जब आप घर पे देखते हैं कि मान लीजिए जो हमारे तांबे का जो वायर होता है या लोहे का जो वायर लगा होता है उसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन करंट फ्लो होने के बाद उसका जो रासायनिक संगठन है, जैसा तार पहले था वैसा ही तार बाद में रहता है। यानी कि तार के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसका रासायनिक संगठन सेम होता है। तो नोट में आप लिख सकते हैं कि इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मैं नोट में लिख देता हूं कि इनमें आप समझ रहे ना कि धातु चालकों में इनमें रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल जो चेंजेस है वो नहीं होते हैं, इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं।
किसी भी प्रकार का जो केमिकल चेंज है जो इसमें नहीं पाया जाता है। अब दूसरा प्रकार अपन पढ़ते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक। तो आप देखिए, और ये हमारे जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरी, और देखिए दूसरा अपन डिस्कशन करेंगे बच्चों, वो अपन करेंगे कि विद्युत अपघटनी चालक, अपघटनी चालक। देखिए विद्युत अपघटनी का मतलब कि इसकी आप परिभाषा देंगे कि मान लीजिए कोई भी विद्युत अपघट्य हमारे पास है। अपघट्य को मैं बता देता हूं कि अपघट्य क्या होते हैं। अपघट्य आप देखिए, अपघट्य को आप देख लीजिए। अपघट्य क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक और ये इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए इसमें अपन ले सकते हैं, अम्ल भी ले सकते हैं यानी कि एसिड, क्षार भी हो सकते हैं, ये विद्युत अपघट्य है, और लवण भी हो सकते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं जिनको अपन जल में बोलेंगे ना, तो वो क्या कहते हैं? उसमें आयनों में टूट जाते हैं, या गलित अवस्था में बोल दीजिए, आप जलीय अवस्था में बोल दीजिए। तो अम्ल आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं एक एसिड का एग्जांपल HCl। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षार आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप सोल्ट देखिए लवण, जो अपन जानते हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ये क्या है? अम्ल भी हो सकते हैं, क्षार भी हो सकते हैं, और लवण भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए ये विद्युत अपघट्य हो गई। इसमें अपन क्या परवाह करेंगे? इनके जलीय विलयन में, इनके ये जो HCl है, मैं इसको जल में घोलता हूं, आप देख रहे हैं जल में घोलता हूं, और धारा का परवाह करूंगा। मैं क्या करूंगा? करंट इसमें फ्लो करता हूं इसे जल में, मैं इसको घोल के करंट का फ्लो करूंगा, क्योंकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे विद्युत धारा की सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से ये किसमें टूटेंगे? आयनों में टूटेंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। तो देखिए ये कौन से आयनों में टूटेंगे? ये H प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट गया। इसी तरह इसमें भी अपन धारा प्रवाह करेंगे और इसको अपन जल में बोलते हैं, तो ये किस में टूट जाएगा? कि Na प्लस OH माइनस, और ये भी किस में टूट जाएगा? ये इसकी भी सेम प्रक्रिया है, Na प्लस और Cl माइनस। तो हमारे पास आयन मिल चुके हैं, और इन आयनों के माध्यम से ही ये धारा का प्रवाह करते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? आयनिक चालक। इसका दूसरा नाम हो जाएगा आयनिक चालक। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे चालक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, यानी कि ऐसे चालक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा धारा प्रवाह करने पर आयनों में टूटते हैं, और ये आयनों के माध्यम से धारा का प्रवाह करते हैं, तो इसमें क्या होता है? विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। देखिए पीछे वाले में अपन ने देखा था कि यहाँ पे इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, किनमें? धात्विक चालकों में, जबकि विद्युत अपघटनी चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे? देखिए HCl पहले आप देख सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, या यहाँ पे, और NaOH वो भी क्या है? सॉलिड फॉर्म में अपन इसको मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही अपन इसमें धारा का प्रवाह अपन ने किया, इसमें करंट फ्लो किया, तो ये आयनों में टूट गया। और आयनों में टूटना ही क्या है? वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन होता है। जबकि धात्विक चालकों में अपन धारा का प्रवाह करते हैं, तो तार वैसा का वैसा रहता है, तार न तो टूटता है और न इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये आयनों में टूटना क्या है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब आप आगे देखिए कि कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्या सॉलिड यानी कि ठोस, ठोस NaCl, ठोस NaCl विद्युत ये चालकों की बाती व्यवहार कर सकता है क्या? तो हम अपन क्या बोलेंगे कि सर नहीं, ठोस है, ठोस है। जबकि अपन ने किस में बोला? इसको जल में बोला है। जल में घोलने के पश्चात ये आयनों में टूट जाएगा, जबकि ये तो क्या है? ठोस है। तो ठोस रूप में कभी भी विद्युत अपघटनी चालक
धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। या इस प्रकार आ जाए कि मान लीजिए यहाँ पे नोट में मैं लिख देता हूं कि जो NaOH है ये क्षार है, और इसको भी अपन ठोस रूप में मान ले कि ये भी क्या है, सॉलिड, तो ये भी धारा का प्रवाह नहीं करता है। धारा का प्रवाह केवल और केवल विद्युत अपघटनी चालक की अवस्था में करेंगे, गलित अवस्था में। गलित बोले तो जिनको मान लीजिए घोल ले, या अपन बोल दे कि जलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में धारा का प्रवाह करते हैं। अब देखिए जो हमारे विद्युत अपघटनी चालक है उनके अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि वास्तव में जो विद्युत अपघटनी चालक वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघटनी चालक और दूसरे क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक। इससे पहले हम आपको यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल है, क्या क्या हो सकते हैं, अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी हो सकता है, और यहाँ पे लवण भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो अम्ल है वो दुर्बल भी हो सकता है और प्रबल भी हो सकता है, क्षार दुर्बल भी हो सकता है और प्रबल भी हो सकता है। इसी तरह लवण है प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार से मिलकर भी बना हो सकता है। तो इसी आधार पर हमारे जो विद्युत अपघटनी चालक है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला मैं बात कर लेता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो ये क्या होते हैं कि इनको जल में घोलने पर पूर्णतः 100% तुरंत घुल जाते हैं। अर्थात ऐसे ऐसे विद्युत अपघटनी चालक जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, वियोजन का मतलब क्या है, टूटना, पूर्णतः आयनों में यानी कि पूर्णतः आयनों में पूर्णतः आयनित हो जाए, वो क्या है, आयनित, पूर्णतः आयनित हो जाए। और पूर्णतः का मतलब क्या है, 100% आयनित हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनके लिए जो वियोजन की मात्रा का मान है अल्फा, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन क्वांटिटी, वियोजन की मात्रा। वो आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप क्या बताएंगे कि सर इसकी वियोजन की मात्रा 100% होती है। तो ये आप इंपोर्टेंट याद रखेंगे। और इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा आप देखिए कि दुर्बल प्रबल क्षार, और तीसरा आप देखिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। तो इनके एग्जाम्पल आप देखिए, प्रबल एसिड अपन जानते हैं कि HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HClO4 हो सकता है। इसी तरह ही आप यहाँ पे प्रबल क्षार में देखेंगे कि यहाँ पे NaOH हो सकता है, और यहाँ पे KOH हो सकता है, और यहाँ पे MgOH2 का होल ट्वाइस हो सकता है, और यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है। इसे इसके साथ ही आप देखेंगे सॉल्ट जो हमारे, और ये सॉल्ट है ना, ये स्ट्रोंग तो क्या होगा, एसिड होगा, और साथ में स्ट्रोंग भी क्या होगा, बेस होगा। और भी इसकी संभावना है, लेकिन मुख्यतः अपन क्या मानेंगे कि स्ट्रोंग एसिड होना चाहिए और स्ट्रोंग ही क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो इसके भी अपन देख लेते हैं कि NaCl, आप देखेंगे जो सोडियम है वो प्रबल क्षार से लिया गया है, और जो Cl है वो प्रबल अम्ल से लिया गया है। इसके साथ ही पोटेशियम क्लोराइड ये प्रबल क्षार से है, और ये जो आयन है वो प्रबल अम्ल से है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य अपन देखिए। इसके बाद में देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में शॉर्ट में इसको लिख देता हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, यानी कि जो आंशिक रूप से, यानी कि जो पूरे आयनों में नहीं टूटते हैं, आंशिक वियोजन होता है, आंशिक वियोजन
का मान क्या हो, एक से बहुत बहुत कम हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि अपन बात करें कि इनमें धारा का जो प्रवाह है वो परबल की तुलना में बहुत ही धीमे तरीके से होता है, यानी कि धीरे धीरे होता है, क्योंकि आयनों में धीरे धीरे टूटेगा, यानी कि आयनों में जो विद्युत अपघट्य है वो पूरे आयनों में नहीं टूट रहे हैं, तो इनको प्रॉपर आयन नहीं मिलेंगे, और प्रॉपर आयन नहीं मिलेंगे तो ये यानी कि दुर्बल हो गए, तो ये धारा का प्रवाह भी क्या करेंगे, धीरे धीरे करते हैं। अब भी देखिए इसके एग्जांपल में लिख देता हूं कि वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल, और यहाँ पे वीक बेस यानी कि दुर्बल क्षार, और यहाँ पे दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण में लिखता हूं कि वीक एसिड एंड वीक बेस से बने लवण। तो देखिए वीक एसिड के बारे में अपन बात करें, इनके एग्जांपल अपन देखते हैं, तो कि वीक एसिड एक्चुअली क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं बात करने वाला हूं कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अम्ल है वो वीक एसिड की बात ही कार्य करते हैं। HCN है, या मैं लिखता हूँ फॉर्मिक एसिड है, तो ये क्या हमारे वीक एसिड है, या मैं लिख देता हूँ SO3H है, ये भी क्या है, वीक एसिड है। और यहाँ पे जो वीक बेस वो आप देखिए कि जिंक हाइड्रोक्साइड है, या मैं लिख रहा हूं कि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, या मैं लिख रहा हूं कि AgOH है, तो ये क्या वीक बेस है। और यहाँ पे जो सॉल्ट के बारे में अपन बात करें तो आप देख सकते हैं Zn, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ Zn CH3COO2 है, और इसके बाद में आप देखिए Cu यहाँ पे CuCN2 है, तो ये क्या हमारे दुर्बल एसिड और दुर्बल क्षार से बने लवण हो गए। तो आप याद रखिए कि यहाँ पे जो धारा का प्रवाह है वो मुख्यतः किन में तेजी से होगा, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि परबल में तेजी से होता है। तो ये आपको आसानी से समझ में आ चुका है, और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में नई जोश जुनून के साथ, तब तक